नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आज हम वसुमान योग पे थोड़ी चर्चा करेंगे। ये हमारे योगों की जो श्रृंखला है, इसका एकादश पुष्प है या एकादश श्रृंखला है, जैसा भी आप समझे। उसे श्रृंखला भी हम बोल सकते हैं, उसे हम हार भी समझ सकते हैं, माला भी समझ सकते हैं। तो हम दोनों भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी भाषा बहुत प्रगल्भ भाषा होने से एक ही अंग्रेजी में जिसे कॉन्सेप्ट बोलते हैं, एक ही विचार समझाने के लिए हम अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये खैर भाषा का तो भाषण नहीं है, भाषा विषय पे, पर मुझे जो ख्याल में आता है वो मैं बोल देता हूँ, आपको मालूम है। तो अभी हम वसुमान योग के बारे में 10वें पुष्प में या 10वें श्रृंखला में हमने चंद्रमंगल योग की तरफ देखा। ये वसुमान योग क्या है, इसके बारे में कई बार गड़बड़ होते रहती है। इसमें 2 प्रकार के वसुमान योग है। तो वो श्लोक ऐसा कुछ जाता है कि लग्नात अतीव वसुमान शशाकात सौम्य ग्रहर उपचयो पर गते ही समस्ते ही, यानी लग्न से अति वसुमान योग होता है, चंद्र से वसुमान योग होता है। कब होता है? जब सौम्य ग्रह, यानी जिसे हम शुभ ग्रह कहते हैं, गुरु शुक्र चंद्र और बुध, यही 4 हैं। ये जब उपचय में उसके स्थित रहें सबके सब, तो ये योग होते हैं। लग्न से अतीव वसुमान कहा है और चंद्र से वसुमान कहा है, इसे ध्यान रखिए। क्यों, इसके बारे में हम बोलेंगे। फिर द्वाभ्याम समो अल्प वसुमानश्च, यदि 2 ही शुभ ग्रह यानी 2 ही उपचयों में शुभ ग्रह होंगे तो जरा क्षीण क्यों न हो, परंतु फिर भी वसुमान योग ही कहा जाता है उसे। तब उन्हें मन्येषु, अन्य लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही, इसे मानना ही नहीं चाहिए या इसका परिणाम बहुत कम होता है। सस्वपि फलेषु, है ना, वदम उत्कटेन, इस प्रकार से फल का आप वर्णन कीजिए। पर ये उत्कटेन शायद वो योग के बारे में बोला है कि उत्कट कब होता है? जब सौम्य ग्रह उपचयागत है समस्त ही, तब वो उत्कट योग होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ऐसा शायद कहने का इसका तात्पर्य है। इस योग के परिणाम जो कहे गए हैं वो मूल रूप से वो आदमी यानी जातक जो है वो धनाढ्य रहेगा और अपने गृह में सदैव रहेगा, ऐसा कहा गया है। अपने ग्रह में रह के कोई धनाढ्य तो होता नहीं, आपको भी पता है, हो सकते हैं, परंतु वो फिर पितृधन पे रहेंगे, खुद के तो नहीं रहेंगे। तो इसका जो अर्थ है, इसे हम जरा व्यापक प्रमाण में समझ लें कि जिस जमाने में इन ग्रंथों की रचना हुई, उस जमाने में अपने घर से या अपने शहर से या अपने देश से बाहर जाना अच्छा नहीं माना जाता था। ये कुछ प्रकार की शिक्षाएं भी रहती थी। जब देश निकाला कर दिया, गांव निकाला कर दिया, ऐसा होता था। ये केवल हिंदुस्तान में नहीं होता था, ये यूरोपियन देशों में भी होता था। यदि उनकी पुरानी आप इतिहास पढ़ेंगे, प्रामाणिक इतिहास, तो आपको दिखेगा कि राजा लोग ऐसा निकाल देते थे, देश निकाला कर देते थे। वहाँ भी करते थे, यहाँ पर भी करते थे। तो इसलिए अपने घर में रहना ये अच्छा माना गया। और धनाढ्य होगा तो शायद वो इतना धन कमाता होगा कि उस वजह से उसे कोई इच्छा भी न होती हो कि मैं बाहर जाके कमाऊँ। वो अपने ही घर में रहता था। वो प्रवास तो करता ही होगा, ऐसा तो कोई बगैर प्रवास से रहता नहीं। घर में का मतलब घर में न ले, परंतु ये वसुमान योग के फल है। ये होता क्यों है, किन परिस्थिति में होता है, और उपचय में क्यों बोला है? उपचय जैसा आपको मालूम है 3, 6, 10 और 11 इन भावों को हम उपचय भाव बोलते हैं। इसमें के 3, 6, 11 को त्रिषणाय भाव कहा जाता है। इनको हम दुस्थान भी कहते हैं कई बार। परंतु वस्तुस्थिति ऐसी है कि ये ग्रह, यानी ये जो ग्रह है, ग्रह मैंने गलती से बोल दिया, तो ये जो ग्रह है या ये जो घर है, ये स्थान है, ये खुद पाप या दुस्थान नहीं है। इनके जो मालिक है उनके परिणाम दुष्परिणाम होते हैं, है ना। जैसा आपने विंशोत्तरी दशा वगैरह के बारे में हम जब बोलेंगे तो आपके ख्याल में आएगा कि इनके अधिपति की दशाएं अच्छी नहीं जाती। उसके कारण क्या है कि तीसरा भाव जो है वो अष्टम से अष्टम भाव
है ना। उसको जब भी क्षति होगी तो कुछ न कुछ तकलीफ होगी। आयुष भाव भी है तो आयुष से संबंधित कुछ न कुछ होगा, अच्छा होगा बुरा होगा वो तो देखा जाएगा, वो तो हम विंशोत्तरी में देख लेंगे क्या होता है। और या और कुछ हम जब कुंडली के विश्लेषण के बारे में कुछ जब संभाषण करेंगे उस समय में हम उस पर ज़्यादा विस्तृत चर्चा करेंगे। षष्ठ भाव तो रोग स्थान है ही, 11वां स्थान भी षष्ठ से षष्ठ होने से, जैसा अष्टम से अष्टम होने से तृतीय भाव का आयुष पे और मृत्यु पे दोनों पे अधिकार है। जब आयुष पे रहेगा तो मृत्यु पे भी रहेगा। उसी प्रकार षष्ठ से षष्ठ होने से 11वें भाव में भी रोगों का रोग देने की क्षमता रहती है। केवल दशम भाव जो है वो शुभ माना जाता है क्योंकि वो केंद्र है और केंद्र में सबसे बलाढ्य केंद्र है। ये होने के बाद अब हो क्या रहा है, देखिए ये शुभ ग्रह इन 4 स्थानों में बैठे। हम लग्न के वसुमान योग की बात करेंगे पहले। 4 ही शुभ ग्रह, गुरु, शुक्र, चंद्र और बुध। ये चारों इन जगह यदि शुभ ग्रह बैठे, कोई भी कैसा भी बैठो, तो आप देखोगे कि तृतीय में बैठेगा तो नवम भाव पे देखेगा, धर्म के भाव पे देखेगा, ये अपने धर्म का पालन करेगा। संभवतः इसके अपने पिता से भी संबंध मृदु रहेंगे। 6वें भाव में बैठेगा तो ये 12वें भाव में देखेगा। 12वां भाव आपको मालूम है इसे व्यय स्थान कहते हैं। क्या वो कुछ व्यय नहीं करेगा? नहीं, व्यय तो करेगा परंतु शुभ काम के लिए करेगा। फिर 12वें पे कोई मैलेफिक जिसको कहते हैं, पाप ग्रह की दृष्टि न होने से कर्जा लिया भी तो ये आसानी से उसको वापस कर सकता है। मेरा तो मानना ऐसा है कि षष्ठ में यदि शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो उस आदमी को कर्जा भी आसानी से मिल जाता है। इसका मतलब उसकी बाजार में साख अच्छी रहती है, धनाढ्य होगा तभी रहेगी। दशम भाव में रहेगा तो दशम में तो रहता ही है, वो चतुर्थ भाव पे देखता। अब ये चतुर्थ भाव जो है ये मकान, माता, उसका वाहन, उसका सुख, उसका मकान आदि का ये ग्रह है, जिसमें गढ़े में हम हमारी ज़्यादा की संपत्ति आजकल तो नहीं करते, वो पुराने ज़माने में ऐसा करते तो उसका भी वो स्थान है ना। जहाँ जहाँ भी हमें सुरक्षित महसूस होता है उसका स्थान है। हमारे मातृभूमि का भी वही स्थान है, ऐसी मेरी मान्यता है। उसमें यदि शुभ ग्रह दिखेगा तो नैसर्गिक है कि वहाँ यदि उसे आनंद होगा तो वो घर छोड़ के क्यों जाएगा। तो पहले हमारे ऋषि महाराज जो थे, आचार्य जो थे, वो कई बार उपमा उत्प्रेक्षाओं में बोलते थे तो उसको हमने शब्दशाह नहीं लेना चाहिए, हमने सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे। इसीलिए उन्होंने एक बात में सब बोल दिया कि नैसर्गिक दशम भाव में रहेगा तो उसका नाम भी अच्छा होगा। दशम भाव को मानस्थान भी बोलते हैं, है ना, तो उसको समाज में इज्जत भी मिलेगी और इसलिए वो खुश रहेगा। अब यदि मुझे कुछ तकलीफ है नहीं तो मैं मेरा देश छोड़ के या मेरा गांव छोड़ के क्यों जाऊँ। इसका मतलब क्या मैं प्रवास न करूँ? प्रवास तो करूँगा, छोटे मोटे प्रवास तो होते ही रहते हैं। तो इस कारण ये उसके हमने उसके परिणाम बताया है। अब यहाँ हम सोचते हैं कि चंद्र से उपचय में यदि होंगे ये ग्रह स्थित तो हम इसको केवल वसुमान बोलते हैं, और लग्न से होंगे तो हम इसे अतीव वसुमान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसका कारण यह है कि उन्होंने बोला है कि सौम्य ग्रह उपचय गतई समस्त ही, चारों उपचय में यदि समस्त ग्रह है तो फिर इधर फलेषु वद उत्कटेन, तब बहुत उत्कटता से उसके परिणाम होते। चंद्र में हो नहीं सकता क्योंकि 4 ही शुभ ग्रह है। चंद्र खुद ही यदि जिस राशि में है वो तो उपचय राशि नहीं रहेगी चंद्र के लिए, है ना। तो केवल 3 ही ग्रह रह सकेंगे वहां, गुरु, शुक्र और बुध। इसमें भी बुध और शुक्र तो खैर 10 और 11 में ही रहेंगे, जैसा मैं आगे वो बोलूँगा, क्योंकि वो रवि से दूर रहते नहीं हैं और एक दूसरे से भी वो चौथे भाव में रह नहीं सकते। इसलिए नैसर्गिक है कि वो चंद्र के समीप रहेंगे, 10 और 11वें भाव में रहेंगे। सूर्य कहाँ रहेगा? क्योंकि यहाँ सूर्य नहीं है, क्रूर ग्रह की यहाँ पे इजाजत नहीं है। तो सूर्य चूंकि बुध से ज़्यादा दूर रह नहीं सकता तो बुध की परिस्थिति पे वो या तो 9वें में रहेगा या
12वें भाव में रहेगा, 12वें भाव में रहने की संभावना ज़्यादा है। वो 12वें भाव में यदि है तो चंद्र पक्ष बल में क्षीण है। ऐसा तो वो यहाँ भी क्षीण ही होगा, नवम में होगा तो, परंतु वो उतना जा नहीं सकता, क्योंकि देखिए ये 28 डिग्री, ये 45 डिग्री इसके ऊपर सूर्य से दूर जाते ही नहीं, तो ये बिल्कुल सहज है कि वो 12वें में ही रहना चाहिए सूर्य। और ये 12वें में रहने वाला सूर्य जो पिता से दूर जाने का तरफ इशारा करता है, उसमें सौम्य ग्रह की दृष्टि होने से वो दूर जा नहीं सकता, परंतु चंद्र खुद क्षीण होगा, तो लग्नाधिपति क्षीण होगा, या जो भी रेफरेंस पॉइंट है वो क्षीण हो गए, तो नैसर्गिक है कि परिणाम उससे उतने प्रखरता से तो नहीं प्राप्त होंगे। इसलिए हमें समझ लेना कि अतीव वसुमान, और वसुमान क्यों बोला, लग्न से अतीव वसुमान बोला यहाँ से, क्योंकि चंद्र वैसा भी मन का कारक है ना। लग्न तो पूरा व्यक्तित्व है, तो ये व्यक्तित्व के चारों पहलुओं को बढ़ाएगा, यहाँ मन के तीनों ही पहलू को बढ़ाएगा, पर एक पहलू को गड़बड़ रखेगा, क्योंकि संभवतः वहाँ पे कोई ना कोई क्रूर ग्रह आ सकता है ना। और खुद चंद्र ही थोड़ा क्षीण है, तो मन तो थोड़ा क्षीण रहेगा, तो कहाँ पर भी आपको जब कुछ करना है तो मन की भी ताकत लगती है। आप लोगों को मालूम है, मैंने कोई बताने की जरूरत नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब ज्योतिषों को पता है। इसलिए यहाँ तो होने के बाद में फिर द्वाभ्याम बोले हैं कि दो ग्रह यदि होंगे तो, यानी दो ही उपचयों में यदि शुभ ग्रह हो तो क्या होगा, तो अल्प वसुमान होगा। तो यही उन्होंने शक्ति की आपको व्याख्या दे दी है कि ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, केवल एक रहेगा तो नहीं होगा, ऐसा भी उसका अर्थ आप समझ लीजिए कि केवल एक ही ग्रह है उपचय में तो वसुमान योग नहीं होगा, 2 हो सकता है। तो इस प्रकार के हमको इसकी हम जब व्याख्या करते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या हो रहा है। फिर इसमें देखिए कि यदि लग्न जो है, और एक सोचिए कि लग्न समझो गुरु का है तो क्या होगा, तो गुरु उपचय में बैठा होगा, तो उपचय में बैठने के कारण गुरु को खुद को शक्ति आने से वो लग्न को भी बल देगा। ये बात बुध के लग्न या शुक्र के लग्न में होगी, तो इसलिए ऐसे वक्त इनका उपचय में बैठना अच्छा है, क्योंकि वो लग्न को बल देता है। और चारों रहे तो सवाल ही नहीं, आपको मालूम है अतीव वसुमान, मुझे ऐसा लगता है कि उन लग्नों में ये अतीव वसुमान के फल ज़्यादा तीव्रता से हमें नजर आएंगे। आप लोग विद्वान हो, आपके पास राशि चक्र आते हैं, उस पर प्रयोग करके देखिए। पर एक ख्याल में रखना कि जब कुछ विशिष्ट परिस्थिति बताई जाती है, उसमें कुछ भी और आ गया तो वसुमान रूप का ही योग का ही रूप है, ऐसा न समझे। यानी ये जो शुभ ग्रह है, इनके साथ कोई पाप ग्रह भी आ गया तो वो मिश्राधि योग वगैरह में होता है, यानी उसमें भी एक ही विद्वान का मानना है कि अधि योग में यदि पाप और शुभ दोनों ग्रह रहे तो मिश्राधि योग करके एक दूसरे प्रकार का होता है, जिसकी थोड़ी क्षमता कम रहती है। उसको भी कारण है, वो भी बगैर विचार किए, बगैर सोचे समझे किसी भी आचार्य ने कुछ लिखा नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी फिर आप देखोगे 6, 7, 8 में ही ग्रह होने से उनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है, वहाँ से वो कुछ देते हैं। तो ये है हमारा अतीव वसुमान योग, वसुमान योग और अल्प वसुमान योग। ये 3 योगों को एक श्लोक में उन्होंने पूरा बता दिया। अब रहता है हमें खुद को समझना कि इसका अर्थ क्या होगा, है ना। तो उपचय स्थानों में हर चीज की बढ़त होती है, शुभ ग्रह रहे तो वहाँ की शुभ चीजें जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि षष्ठ में नौकरी भी तो है, 11वें में तो आपको मालूम लाभे सर्वग्रह प्रशस्तः लाभ देता है, हालांकि वो रोग भी दे सकता है वहाँ से, है ना। तो शुभ ग्रह इसलिए वहाँ पे करके उन्होंने बोला कि इसे वसुमान योग कहा जाए। मुझे लगता है वसु तो अष्टवसु को भी कहा जाता है। अब ये तो मैंने मेरे अंग्रेजी भाषण में नहीं बोला हुआ, पर यहाँ चूँकि आप लोगों को उसका मतलब समझ जाएगा, अष्टवसु बोलते हैं ना। तो 4 जगह शुभ देखते हैं, 4 जगह वो देखते हैं, 4 जगह रहते हैं, तो 8 भावों को 12 में से अपने शुभ प्रभाव से प्रभावित करने की वजह से भी इसे शायद वसुमान योग कहा होगा।
ऐसी मेरा एक समझ है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, संस्कृत के प्रकांड पंडितों ने उस पर व्याख्या करना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं प्रयत्न करूँगा इस श्लोक को अपने ये यूट्यूब का जो जो आप देख रहे हैं वहाँ नीचे में देने का प्रयास करूँगा। और ये मेरा इसके बारे में मेरी जो समझ है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। यदि कुछ उसमें गलत होगा तो गलती मेरी है, इसमें हमारे विद्वानों की कोई गलती नहीं है, परंतु उसके परिणाम तो इसी प्रकार मिलते हैं, आपको वो नज़र भी आएगा। इसलिए केवल शुभ ग्रह तृतीय भाव में देखा तो लिखा है कि कातर होता है ना, भीरू होता है, उसको डरपोक बोलते हैं। डरपोक नहीं, उसको किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता, तो इसका मतलब इसका कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा न सोचिए। क्योंकि हमें ऐसा बताया गया 3, 6, 11 में क्रूर ग्रह होंगे तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, 3, 6, 11 में शुभ ग्रह रहे और साथ में दशम में भी शुभ ग्रह रहे, उसके भी परिणाम अच्छे, तो उसको वसुमान योग बोलते हैं, इसे मत भूलिए। तो आज तो मैंने मेरा 20 मिनट का समय तो और 4 मिनट से कम करके शायद एक रिकॉर्ड प्रस्तावित किया है। मैं सहसा 20 मिनट के ऊपर बोलते जाता हूँ। मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि मैं कभी ज़्यादा बोल जाता हूँ। आप लोगों का स्नेह है, आप सहन करते हैं मुझे, इसलिए धन्यवाद और शुभ रजनी।